नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या महाराष्ट्र अब मिनी पाकिस्तान बनने वाला है। आपको बताएंगे कि मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर क्या बोले संजय राउत। बताएंगे आपको आखिर अब कौन होगा बीजेपी चीफ। दिखाएंगे आपको आईपीएस विवाद में कैसे फंसे अजीत पवार, और आखिर में फिल्म इंडस्ट्री को मिलने की बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप हेडलाइंस पर। क्या महाराष्ट्र में बनेगा मिनी पाकिस्तान? हलाल टाउनशिप क्यों बना सियासत का नया अखाड़ा? पीएम मोदी के मणिपुर के संभावित दौरे पर संजय राउत के बिगड़े बोल, मचा बवाल। बीजेपी चीफ की रेस में देवेंद्र फडणवीस के नाम की अटकलें, बिहार चुनाव के बाद हो सकता है बड़ा फैसला। सीएम देवेंद्र फडणवीस को बर्दाश्त नहीं अजीत पवार का दखल, नब गए एनसीपी के 15 नेता। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, गणेश उत्सव पर मराठी फिल्म इंडस्ट्री को मिली बड़ी सौगात। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर नरेल में प्रस्तावित एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ने बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल एक प्रोजेक्ट को हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से प्रचारित किया जा रहा था। इस विज्ञापन के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इसे धार्मिक आधार पर विभाजनकारी करार दे दिया गया। अब इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने भी हस्तक्षेप करते हुए महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब पूर्व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने प्रोजेक्ट का एक वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया। इस वीडियो में हिजाब पहनी एक महिला कहती है, जब सोसाइटी में अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो सही नहीं। सुकून एम्पायर में रिडिक्सवर करें, ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, यहाँ लाइक माइंडेड फैमिलीज रहेंगी, बच्चे हलाल एनवायरनमेंट में सुरक्षित रहेंगे, बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिलेगा, प्रेयर प्लेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगे। ये निवेश न सिर्फ आपकी फैमिली बल्कि आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। अब इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई। कहा जा रहा है विज्ञापन नहीं विष व्यापन है। मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुसलमानों के लिए हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है। ये नेशन विद इन द नेशन है। महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। जैसे ही विज्ञापन वायरल हुआ, राजनीतिक दलों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेजे ने विज्ञापन को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह का प्रचार संविधान में दी गई समानता और धर्मनिरपेक्षता की भावना का उल्लंघन नहीं है। वहीं बीजेपी ने इसे और बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी प्रवक्ता अजीत चौहान ने आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट गजवाए हिंद की मानसिकता का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं मुंबई और महाराष्ट्र जैसे बहुधार्मिक समाज में अस्वीकार्य हैं और डेवलपर्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये विवाद अब रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केटिंग रणनीतियों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आमतौर पर डेवलपर्स खरीदारों को आकर्षित करने के लिए लाइफस्टाइल सुविधाएं जैसे जिम, गार्डन, क्लब हाउस या सीनियर सिटीजन फ्रेंडली सोसाइटी का प्रचार करते हैं, लेकिन खुले तौर पर धार्मिक पहचान पर आधारित कम्युनिटी लिविंग को बढ़ावा देना आलोचकों के मुताबिक समाज में अलगाव की दीवार को खड़ा करना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इस तरह की परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिला तो इस समाज में धार्मिक आधार पर बंटवारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। वहां हुई हिंसा के बाद पीएम का यह पहला दौरा होगा। इस पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर जा रहे हैं तो बड़ी बात क्या, प्रधानमंत्री हैं, 2-3 साल के बाद जा रहे हैं। जब मणिपुर जल रहा था, हिंसा भड़क रही थी, तब जाने की हिम्मत नहीं की गई। अब प्रधानमंत्री पद से मोदी जी के जाने का समय हो गया है तो वहां पर्यटन करने जा रहे हैं। बता दें कि मणिपुर में भड़की हिंसा का मामला संसद में भी उठा था। विपक्ष ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि उनके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी मिजोरम का दौरा करने के बाद 13 सितंबर को मणिपुर पहुंचेंगे, जहां वो रेलवे की एक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। हालांकि नई दिल्ली या इम्फाल से इस यात्रा की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजेपी की मणिपुर इकाई ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि पीएम मोदी का
मणिपुर दौरा हुआ तो मई 2023 में राज्य में जाति हिंसा भड़कने के बाद ये प्रधानमंत्री का मणिपुर का पहला दौरा होगा। राज्य में मेती और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष में 260 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए, जिसके बाद अब पीएम मोदी जब जा रहे हैं तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि पीएम मोदी के जाने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बाद भारतीय जनता पार्टी कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर फैसला अब तक नहीं हो सका है। बीजेपी में अब तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। अब कहा जा रहा है कि संभावित उम्मीदवारों की रेस में एक मुख्यमंत्री और आ गया है। हालांकि बीजेपी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। लंबे समय से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं के नामों की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के नाम पर विचार हो रहा है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि फडणवीस को संकेत दे दिए गए हैं कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस को संदेश दिया गया है, लेकिन अब तक उनकी भविष्य की भूमिका पर कोई चर्चा नहीं हुई है। संभावनाएं हैं कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। वो युवा हैं और उनके पास आरएसएस का समर्थन है, साथ ही उन्हें पार्टी नेतृत्व का विश्वास भी हासिल है। हालांकि इसे लेकर फडणवीस ने अभी कोई टिप्पणी नहीं दी है। इधर कहा जाता है कि रुपाला को भी संघ का समर्थन हासिल है, साथ ही उन्हें पीएम मोदी का भी करीबी माना जाता है। इनके अलावा राजनीतिक गलियारों में प्रधान के नाम पर अटकलें तेज है। बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस पर फैसला ले सकती है। इसके अलावा खबरें थी कि बीजेपी ने संभावित उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली है, जिस पर उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार किसी न किसी वजह से अक्सर ही सुर्खियों में बने रहते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भी अजित पवार चर्चाओं के केंद्र में थे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी वो फोकस में रहे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में चाचा शरद पवार के साथ राजनीतिक टकराव को लेकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। अजित पवार अब एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इस बार वो एक महिला आईपीएस अधिकारी से उलझ गए। दोनों के बीच हुई तीखी बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम आईपीएस अधिकारी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री होने के नाते अजित पवार महाराष्ट्र कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। अब मसला यह है कि प्रदेश का पुलिस डिपार्टमेंट संबंधित राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत आता है और ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। तो क्या डिप्टी सीएम अजित पवार ने सीएम फडणवीस के डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी की है? ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि अजित पवार की वजह से महाराष्ट्र एक बार फिर चर्चाओं में है। विवाद यह है कि अजित पवार ने महिला आईपीएस अधिकारी को फोन कॉल पर धमकी दे डाली। अब बातचीत का ब्यौरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनके व्यवहार को लेकर बात की जाने लगी है। अब अधिकार क्षेत्र का मामला भी सामने आ गया है। अजित पवार के पास फाइनेंस एंड प्लॉनिंग के साथ ही स्टेटस एक्सरसाइज की भी जिम्मेदारी है। जाहिर है कि उनके अधिकार क्षेत्र में पुलिस विभाग नहीं आता। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीएम होने के साथ ही स्टेट होम डिपार्टमेंट के मुखिया हैं। पुलिस प्रशासन उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। डिप्टी सीएम ने जिस तरह से महिला आईपीएस अधिकारी को हड़काया है, उससे दूसरे विभाग में दखल देने की बात सामने आने लगी है, जो फडणवीस को पसंद नहीं आ रही। महाराष्ट्र के सोलापुर में करमाला की महिला आईपीएस अफसर डीएसपी अंजलि कृष्णा को धमकाने का मामला तूल पकड़ लिया है। स्थानीय कुरवाड़ी थाने में अजित पवार की पार्टी एनसीपी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ अवैध खनन के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है। अजित पवार को फोन कॉल लगाने वाले एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप का नाम भी एफआईआर में है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एनसीपी के 10 से 15 नेता पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल फोन पर अजित पवार ने महिला आईपीएस अधिकारी को बताया कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से बात कर रही हैं। महिला अधिकारी ने कहा कि वो सीधे उनके फोन पर कॉल क्यों कर रहे हैं। इस पर अजित पवार नाराज हो गए और बोले, तुम पर कार्रवाई करूंगा।
इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना? इसके बाद अजीत पवार ने सीधे वीडियो कॉल कर दिया। वीडियो कॉल के दौरान अजीत पवार ने अधिकारी को कार्रवाई रोकने और तहसीलदार से बात करने का निर्देश दिया। ये पूरा घटनाक्रम करीब 3 घंटे तक चला। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। ढोल की थाप और मुंबई में गणेशोत्सव की धूम के बीच महाराष्ट्र के कल्चर को एक नई ऊर्जा मिली है। दरअसल राज्य सरकार ने फिल्म सिटी में फिल्म स्टडी सर्कल शुरू करने की घोषणा की, जो एक अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य बड़े पर्दे पर मराठी क्लासिक फिल्मों के जादू को फिर दोहराना और सिनेमा लवर्स की एक नई पीढ़ी को तैयार करना है। ये घोषणा कल्चरल मिनिस्टर एडवोकेट आशीष सेलार ने 32वें फिल्म सिटी गणेशोत्सव के दौरान की है, जहां उन्होंने भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा ये पहल न केवल सिनेमा लवर्स के लिए बड़ी है, बल्कि सिनेमा घरों में पुरानी क्लासिक मराठी फिल्मों का आनंद लेने का मौका भी प्रदान करेगी। दरअसल फिल्म स्टडी सर्कल का कल्चरल मामलों के डिपार्टमेंट के अंतर्गत दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी यानी फिल्म सिटी के माध्यम से महाराष्ट्र फिल्म रंगमंच और सांस्कृतिक विकास निगम के सहयोग से किया जाएगा। सिलार ने बताया कि निगम फिल्म जगत के सपोर्ट और उत्थान के लिए लगातार योजनाएं और अभियानों पर काम कर रही है और इस पहल को इस दिशा में एक नए कदम के रूप में देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने टेलीविजन दर्शकों के लिए अच्छी मराठी फिल्मों के प्रसारण के लिए निगम और सह्याद्री चैनल के बीच सहयोग की भी घोषणा की। उन्होंने विश्वास जताया कि यह साझेदारी राज्य भर में मराठी सिनेमा का और भी ज्यादा प्रचार करेगी। मौके पर कई लोग शामिल थे, जैसे सीनियर फिल्म मेकर सुभाष घई, एक्टर मिलिंद दास्ताने और एक्ट्रेस रूपाली गांगुली। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।